दोस्तों, जेन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो है 1857 की क्रांति से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ देखेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। सो इसे पूरा देखिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। और इस तरह की वीडियो अगर और चाहिए, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है? क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? यानी 1857 की क्रांति के समय जो है एनफील्ड राइफल कब इंट्रोड्यूस की गई, कब जो है शामिल की गई? ऑप्शन ए है नवंबर 1856 ईस्वी, ऑप्शन बी है दिसंबर 1856 ईस्वी, ऑप्शन सी है जनवरी 1857 ईस्वी, ऑप्शन डी है फरवरी 1857 ईस्वी। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 ईस्वी में नई एनफील्ड राइफल शामिल की गई। देखते हैं थोड़ा-सा। देखिए, हेनरी हार्डिंग जो 1844 से 1848 तक भारत का गवर्नर जनरल था, उसने जो है सेना के उपकरणों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। किसने किया था? हेनरी हार्डिंग ने किया था। इस बात को आप जानते रहिए। और इसी प्रयास के कारण दिसंबर 1856 ईस्वी में ब्राउन बेस राइफल की जगह न्यू एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। ब्राउन बेस राइफल जो पहले चलती थी, उसकी जगह नई राइफल शामिल की गई। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल के कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में यह अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। यह भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो वह था जो है जो कारतूस था जिसको मुंह से काटना होता था। यह अफवाह फैल गई, न्यूज़पेपर में छप गया कि भाई उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। और आपको मालूम है कि हिंदुओं के लिए गाय वर्जित है और मुसलमानों के लिए जो है सूअर। तो इस वजह से जो है 1857 का विद्रोह ये तात्कालिक कारण है। ठीक है? कारण तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन तात्कालिक कारण यही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। क्या प्रतीक था भाई? ऑप्शन ए है कमल और रोटी, ऑप्शन बी है बाज, ऑप्शन सी है रुमाल और ऑप्शन डी है दो तलवारें। इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए कमल और रोटी। थोड़ा सा देखें। कमल का फूल और चपाती यानी रोटी ये विद्रोह के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकात्मक संकेत थे। विद्रोहियों ने इनका इस्तेमाल गुपचुप तरीके से संदेश भेजने और विद्रोह की योजना बनाने के लिए किया था। कमल का फूल या कभी-कभी रुमाल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था, जबकि चपातियां गांव-गांव भेजी जाती थी। एक गुप्त संगठन एकता और संदेशवाहन के प्रतीक थे, जो विद्रोह की शुरुआत का संकेत देते थे। ये बात हो रही है 1857 की क्रांति की कि भाई उस समय जो प्रतीकात्मक संकेत थे वो क्या थे? तो कमल का फूल और रोटी यानी चपाती। ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? ऑप्शन ए है कर्नल फिनिस, ऑप्शन बी है हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन सी है हैरिस सर, ऑप्शन डी है ह्यू व्हीलर। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हैरिस। ये जो है कमांडिंग ऑफिसर थे बैरकपुर में। देखते हैं। मेजर जनरल जॉन हियर से यानी हैरिस, वह बैरकपुर डिवीजन के कमांडर थे। उसने ही 29 मार्च को मंगल पांडे द्वारा किए गए हमले और विद्रोह के बाद उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिए थे। यानी जो मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया था 29 मार्च 1857 ईस्वी को, वो आदेश हैरिस ने ही दिया था, यानी हियर से ने ही दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल यस जी व्हीलर यानी जी व्हीलर को भी याद रखिएगा। वे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। यही वह रेजिमेंट थी जिसमें मंगल पांडे शामिल थे। आपसे पूछा जाए कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सैनिक थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। मंगल पांडे ने सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट बाघ और कर्नल व्हीलर पर हमला किया था। यानी दोनों लोगों पर हमला किया था। बाघ जो है लेफ्टिनेंट था और कर्नल व्हीलर पर हमला किया था।
जिन्हें मंगल पांडे ने घोड़े से गिरा दिया था, और व्हीलर ही उस दिन परेड ग्राउंड पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारी थे जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। यानी जो है मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और व्हीलर पर हमला किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? ऑप्शन ए है यस यन सेन, ऑप्शन बी है आरसी मजूमदार, ऑप्शन सी है एस बी चौधरी, ऑप्शन डी है वी डी सावरकर। सही उत्तर इसमें होगा यस एन सेन। यस एन सेन ने कहा था कि जो है मेरठ का जो विद्रोह था वो जो है आंधी की भांति अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। थोड़ा सा देखें। देखिए, यशवंत सेन सरकारी इतिहासकार थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में अपनी पुस्तक 1857 लिखा है। मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालीन था। ठीक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है विनायक दामोदर सावरकर ने। इसकी जो भाषा है मूल रूप से मराठी में लिखी गई है। मराठी का जो शीर्षक है वह है चा स्वातंत्र्य समर। बाद में अंग्रेजी और हिंदी सहित कई भाषाओं में इसे अनुवादित किया गया। इसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में किया गया, लंदन में गुप्त रूप से प्रकाशित किया गया। सावरकर ने इसमें पहली बार 1857 के संघर्ष को स्वतंत्रता का युद्ध घोषित किया था। तो इस बात को आप जानते रहिए कि पहली बार 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का युद्ध किसने कहा? तो विनायक दामोदर सावरकर यानी बी डी सावरकर ने कहा था। अब 1857 से संबंधित और भी बुक्स हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उनको जो है आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए, पहली किताब है द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। किसने लिखा है? चार्ल्स बाल ने लिखा है। और विद्रोह के तुरंत बाद ये प्रकाशित हुई। इसमें जो है अंग्रेजों के पक्ष को दिखाया गया है। यह कब प्रकाशित हुई? 1858 ईस्वी में। आगे देखें, अ हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वार इन इंडिया। इसको किसने लिखा है? सर जॉन विलियम के ने लिखा है। विशेषता क्या है इसकी? यह ब्रिटिश सरकार का आधिकारिक इतिहास है। 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। और यह कब प्रकाशित हुआ? 1864 से लेकर 76 के बीच में इसको लिखा गया था। और ये आप याद रखिएगा, सर जॉन विलियम के, ये जो है ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक इतिहासकार हैं। ओके। और देखें आगे, तो हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, इसको लिखा है जॉर्ज ब्रूस मालिसन ने, यानी जीबी मालिसन ने लिखा है। इसकी विशेषता क्या है? के कार्य को पूरा किया है। यानी जो के लिखा हुआ है, एक के है, यानी के कार्य को पूरा किया है। ठीक है। यह 5 खंडों में है। यह 1878 से 1880 में लिखी गई है। ठीक है। आगे देखें, द इंडियन, यहाँ पे द लिखा हुआ है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसको किसने लिखा है? विनायक दामोदर सावरकर यानी बी डी सावरकर ने लिखा है। विशेषता क्या है इसकी? तो पहली बार 1857 को स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया गया। इस किताब में बी डी सावरकर ने ही यह बात कही है। और यह प्रकाशित कब हुई? 1909 ईस्वी में। आगे देखें, असबाब ये बगावत ए हिंद, यह किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 1857 की क्रांति के तुरंत बाद प्रकाशित हुई है, 1859 में। सर सैयद अहमद खां इस लेखक हैं। इसमें जो है विशेषता क्या है? विद्रोह के तुरंत बाद लिखा गया और मुस्लिम दृष्टिकोण अपनाया गया है थोड़ा सा। ठीक। आगे देखें, तो द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट 1857, इसको किसने लिखा है? डॉक्टर आरसी मजूमदार ने लिखा है। आरसी मजूमदार ने इसे सैन्य विद्रोह माना जो 1857 की क्रांति थी इस किताब में, और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से असहमत थे। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में किया गया। ठीक है। आगे देखें, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, इस किताब को लिखा है डॉक्टर विश्वनाथ चौधरी ने। विश्वनाथ चौधरी ने जन आंदोलन और सामाजिक पहलुओं पर केंद्रित यह किताब लिखी है 1857 की क्रांति पर। यह प्रकाशित कब की गई? 1957 ईस्वी में। आगे देखें, तो 1857 यानी 1857 किसने लिखा है? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन यानी यस यन सेन ने।
विशेषता क्या है इसकी? भारत सरकार द्वारा शताब्दी वर्ष पर आधिकारिक इतिहासकार नियुक्त किया गया था। किसको? एस एन सेन को। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो कौन थे? एस एन सेन थे। और ब्रिटिश सरकार का आधिकारिक इतिहासकार कौन था? तो सर जॉन विलियम के थे। वो आप जानते रहिए। ठीक है, आगे देखें। रिबेलियन 1857 अ सिंपोजियम, यह किताब किसने लिखी? पुरुषोत्तम नागेश ओक ने लिखी, यानी पीएन ओक ने लिखी। अभी पूछी जाती है। ये जो है विभिन्न विद्वानों और लेखकों का संग्रह है, ये किताब सिंपोजियम है ये। ठीक है, और यह लिखी कब गई? 1957 ईस्वी में। आगे देखें। 1857 इसको लिखा है एस बी चौधरी ने, और ये जो है बंगाली विद्वान थे, और ये दस्तावेज यानी शोध पर आधारित किताब है, और ये लिखी कब गई? 1857 क्रांति के 100 साल बाद 1947 ईस्वी में। तो ये सब बुक्स हैं, और ये बुक आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? ऑप्शन ए है बिहार से, ऑप्शन बी है बंगाल से, ऑप्शन सी है अवध से, और ऑप्शन डी है राजस्थान से। इसमें सही उत्तर होगा अवध से जो है सर्वाधिक संख्या में सिपाही थे। थोड़ा सा देखें। देखिए, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या वर्तमान उत्तर प्रदेश, तात्कालीन अवध और संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक थी। जो आज का उत्तर प्रदेश है उसमें जो है अवध और संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का ही नाम था। तो जो है वहां से सबसे अधिक संख्या में सिपाही भर्ती हुए थे और 1857 क्रांति में भाग भी लिए थे। देखिए, बंगाल आर्मी में कुल 1,39,000 सिपाही थे, जिसमें 80,000 उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र के थे। विद्रोह में 70,000 सिपाही सीधे शामिल हुए, जिनमें अधिकांश अवध के थे। तो सही उत्तर क्या होगा? अवध। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? ऑप्शन ए है अंबाला, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है सियालकोट, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा देख लेते हैं, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, दमदम आर्सेनल यानी कोलकाता में ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ा हथियार कारखाना था। यहाँ एनफील्ड राइफल के लिए कारतूसों का उत्पादन होता था। तो दमदम में उत्पादन होता था। मेरठ में क्या था? मेरठ में जो है असेंबल और पैकेजिंग होती थी, यानी उत्पादन नहीं होता था। और यहाँ पूछा जा रहा है कि निर्माण यानी उत्पादन कहाँ होता था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दमदम, और दमदम इसमें विकल्प में नहीं है। और सियालकोट पंजाब में, यहाँ क्या होता था? यह भी आपूर्ति केंद्र था, और दमदम से जो कारतूस बनते थे वहां आपूर्ति की जाती थी। और इस तरह से हम देखें, अब मेरठ और सियालकोट ये आपूर्ति केंद्र है, और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए जो कारतूस बनते थे उनको जो है मुंह से खोलना पड़ता था, और जिसमें बाहरी लेप में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता था। गाय की चर्बी हिंदू सैनिकों के लिए अपवित्र थी, और सुअर की चर्बी मुस्लिम सैनिकों के लिए धार्मिक रूप से वर्जित था। तो इस वजह से जो है 1857 की क्रांति हुई थी, और यही तात्कालिक कारण था, चर्बी लगा कारतूस। ओके, ये बात आप समझ गए। मेरठ और सियालकोट ये दोनों जो है असेंबल होता था, यहाँ पर पैकिंग होती थी। थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन आप क्लियर रहिए कि दमदम में निर्माण होता था। ठीक है, आगे देखें। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है कानपुर। सही उत्तर होगा मेरठ। मेरठ से जो है 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई, प्रारंभ हुई। देखिए, थोड़ा सा घटनाक्रम देख ले। 8 अप्रैल 1857 में मेरठ में 85 सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 9 मई को इन सिपाहियों का कोर्ट मार्शल किया गया, और 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद उनकी वर्दी उतारकर जंजीरों में बांधा गया, जिससे सैनिकों में आक्रोश फैला। बाकी सभी सैनिकों में आक्रोश फैल गया। 10 मई को क्या हुआ? शाम 5 बजे मेरठ छावनी की तीसरी नेटिव कैवेलरी, याद रखिएगा, थर्ड नेटिव कैवेलरी के सिपाहियों ने जेल तोड़ दिया, कैदी सिपाहियों को मुक्त कराया, अंग्रेज अधिकारियों पर हमला। विद्रोहियों ने यूरोपीय अधिकारियों, चर्चों, सरकारी भवनों को निशाना बनाया था।
ठीक है? जो विद्रोही थे, जो सैनिक थे, जिन्होंने जो है ये स्वतंत्रता संघर्ष स्टार्ट किया मेरठ में, उन सब ने जो है ये काम किया। उसके बाद दिल्ली कूच किया, ठीक है? विद्रोही सिपाही रातों रात दिल्ली 60 किलोमीटर दूर पहुंच गए। 10 मई को ही रात में ही पहुंच गए। 11 मई को लाल किला पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया। ये आप जानते रहिए। तो ये घटनाक्रम है, यानी जो है 10 मई से सुबह 5 बजे से यह क्रांति स्टार्ट मानी जाती है। पहले की घटनाक्रम है 8 और 9 मई और 10 मई से, ये आप याद रखिएगा। ठीक है? देखते हैं आगे। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए है डिजरायली, ऑप्शन बी है ग्लाइडस्टोन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है एलन बरो। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डिजरायली। डिजरायली ने जो है 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी ब्रिटिश संसद में। थोड़ा देखें। देखिए, बेंजामिन डिजरायली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन में 1857 के विद्रोह पर एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उनकी टिप्पणियां ब्रिटिश संसद में विद्रोह के कारणों पर पहली गंभीर बहस का हिस्सा थी। उन्होंने जो टिप्पणी करी उससे जो है जो ब्रिटिश संसद था ना, वहां पर गंभीर बहस हुआ। डिजरायली के प्रमुख बिंदु क्या है? यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह राष्ट्रीय है। डिजरायली ने स्पष्ट किया कि विद्रोह कारण स्थानीय सैन्य शिकायतें नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज में व्याप्त असंतोष था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला अंग्रेज व्यक्ति जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बनता है आगे चल के, उसने जो है कहा कि भाई कोई सैन्य शिकायत या सैनिक विद्रोह नहीं है, बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त असंतोष के कारण जो है यह विद्रोह हुआ है। उन्होंने जन क्रांति, नेशनल रिवोल्ट कहा था। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप जानते रहिए। बेंजामिन डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है चर्चिल, ऑप्शन बी है पामर्स्टन, ऑप्शन सी है एटली, ऑप्शन डी है ग्लैडस्टोन। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पामर्स्टन। देखें, देखिए ब्रिटिश रानी उस समय कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया थी। महारानी विक्टोरिया का जो टाइम पीरियड है 1837 से 1901 ईस्वी तक है। लंबा शासनकाल है ये, इतने समय तक ये रानी रही। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? तो लॉर्ड पामर्स्टन है। और इनका जो टाइम है वो 1855 से 1858 ईस्वी तक प्रधानमंत्री रहे। और इन्हीं के समय जो है 1857 का विद्रोह हुआ। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है। क्या है? अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक, और पहले वायसराय। इस बात को आप जानते रहिए। ठीक है, आगे देखें। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसमें ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ पर लॉर्ड नहीं है भाई, हाँ लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन डी है विलियम बेंटिंग। तो इसमें सही क्या होगा? सही होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय जो है गवर्नर जनरल था भाई, 1857 की क्रांति के समय। तो इसी ने जो है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। देखिए, लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद यानी प्रयागराज को प्रमुख आपातकालीन मुख्यालय था, और ये मुख्यालय थे, अस्थायी राजधानी भी थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने जून जुलाई 1857 में कलकत्ता से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी अपनी राजधानी यानी मुख्यालय को। ठीक है, आगे देखें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? ऑप्शन ए है आरसी मजूमदार, ऑप्शन बी है ताराचंद, ऑप्शन सी है वीटी सावरकर और ऑप्शन डी है एस एन सेन। अभी ऊपर हम बात कर चुके हैं कि एस एन सेन जो है ये 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार है। देखिए, सुरेंद्र नाथ सेन भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम आधिकारिक इतिहासकार थे। 1957 ईस्वी में क्रांति की शताब्दी पर इन्होंने अपनी बुक 1857 लिखी। इस बुक में देखें हम तो तटस्थ दृष्टिकोण, ब्रिटिश दस्तावेजों और भारतीय स्रोतों का संतुलित विश्लेषण, विद्रोह को जन आंदोलन बताया गया है, पर इसे पूर्ण राष्ट्रीय संग्राम या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मानने में संशय जताया है।
इस बात को आप जानते रहिए, एस एन सेन ने ऐसा जो है इस बुक में लिखा हुआ है। ठीक, आगे देखें। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। देखिए, बेगम हजरत महल अवध यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में अवध का अन्यायपूर्ण विलय करके नवाब को कलकत्ता में निर्वासित कर दिया, तब उन्होंने विद्रोह की कमान संभाली। यानी बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली थी जब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था। नवाब के निर्वासन के बाद उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को अवध का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया और स्वयं उनकी संरक्षिका के रूप में शासन संभाला। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना ने सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। यानी जो विद्रोह किया गया था उस पर फिर से कब्जा कॉलिन कैंपबेल ने कर लिया। ठीक है, उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पेंशन देने का प्रस्ताव भी दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। 1879 ईस्वी में काठमांडू नेपाल में उनका निधन हो गया। उनकी कब्र आज भी वहां जामा मस्जिद के पास मौजूद है नेपाल में। जब जो है लखनऊ का विद्रोह दबा दिया गया था तो वो नेपाल चली गई थी और नेपाल में उनका निधन हो गया था। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी है खान बहादुर खां, ऑप्शन सी है कदम सिंह और ऑप्शन डी है लियाकत अली। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लियाकत अली। देखें तो 1857 की क्रांति में लियाकत अली इलाहाबाद यानी प्रयागराज के प्रमुख स्थानीय नेता थे। इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, फिलहाल आप इतना ही जानते रहिए। अब हम आगे देखेंगे किस स्थान पर विद्रोह हुआ और वहां का नेतृत्व किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी लिस्ट है, आप इसे जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 1857 की क्रांति स्थान एवं नेतृत्व करता। तो स्थान देखिए झांसी, वहां नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली ने किया था। दिल्ली बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने किया था। कानपुर नाना साहब, राव साहब, अजयमुल्ला, तात्या टोपे ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल बिरजिस कादिर ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। बरेली रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने किया था। फर्रुखाबाद में तुफजल हुसैन ने किया था। आरा, जगदीशपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, यहाँ पर जो है कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये दोनों भाई हैं, ये लोग किए थे। बिजनौर में खान मोहम्मद खां, मुरादाबाद में अब्दुल अली खां, फतेहपुर में अजीमुल्लाह, मंदसौर में शाहजादा फिरोज शाह, गंजाम उड़ीसा में राधाकृष्ण दंडसेन ने किया था। असम में दीवान मनीराम दत्त और कुंडपेश्वर सिंह ने किया था। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में राजा प्रताप सिंह और बीर सिंह ने किया था। संबलपुर में सुरेंद्र शाही ने किया था। सतारा में रंगोजी बापू गुप्ते ने किया था। आउआ यानी जोधपुर में ठाकुर कुशल सिंह ने किया था। कोल्हापुर में आड़ाजी फडणवीस ने किया था। तो ये जो है स्थान और नेतृत्वकर्ता का एक लिस्ट है, आप इसे जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे युग्म दिया हुआ है ए बी सी करके। कानपुर नाना साहब सुमेलित है, आपने अभी ऊपर देख लिया। झांसी लक्ष्मीबाई, ये भी सुमेलित है। ग्वालियर तात्या टोपे, हाँ ग्वालियर में तात्या टोपे थे, ये भी सुमेलित है। इलाहाबाद में कुंवर सिंह, यही जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए 1857 क्रांति में लियाकत अली इलाहाबाद प्रयागराज के एक प्रमुख स्थानीय नेता थे। तो इलाहाबाद में कौन था? लियाकत अली। देखते हैं आगे। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? ऑप्शन ए है जेम्स आउट्रम, ऑप्शन बी है आकलैंड, ऑप्शन सी है काल्विन हर्टिग और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा देखें, 1857 की क्रांति के समय अवध का चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं।
2 जुलाई 1857 को एक गोलीबारी के दौरान वह घायल हुए और 4 जुलाई 1857 को सर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। ठीक है? आगे देखें, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी? ऑप्शन ए है अक्टूबर 1857 को, ऑप्शन बी है दिसंबर 1857 को, ऑप्शन सी है फरवरी 1858 को, ऑप्शन डी है अप्रैल 1858 को। सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल 1858 को अंतिम लड़ाई लड़ी थी बाबू कुंवर सिंह ने। थोड़ा देखें, देखिए 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का योगदान अद्वितीय था। वे बिहार के जगदीशपुर वर्तमान भोजपुर जिला के जमींदार थे। उन्होंने 80 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया। जन्म 1777 ईस्वी में जगदीशपुर बिहार में हुआ था। ब्रिटिशों ने उनकी जमींदारी जब्त कर ली थी, जिससे वे पहले से ही असंतुष्ट थे। अप्रैल 1857 में दानापुर बिहार के सिपाहियों के विद्रोह के बाद उन्होंने बगावत संभाली। अब उनके सैन्य अभियान को देखें तो आरा का युद्ध जुलाई 1857 को हुआ था। उन्होंने कैप्टन डनबर को ब्रिटिश सेना को परास्त किया था और आरा शहर पर कब्जा किया था। गंगा पार करने की ऐतिहासिक घटना जो अप्रैल 1858 में हुई, घायल अवस्था में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गंगा नदी पार की। एक हाथ में उनको चोट लग गई थी, गोली लग गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक ही हाथ से गंगा नदी पार किया। ठीक है, कब की बात है ये? अप्रैल 1858 की बात है। आजमगढ़ की लड़ाई अंतिम लड़ाई थी जो मार्च अप्रैल में हुआ। नाना साहब के सहयोगी बेनी माधो के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना को चुनौती दी और रणनीति क्या थी? गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे और ये गुरिल्ला युद्ध करते थे। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया।